हाय एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर सुरभि है और आज हम बात करने वाले हैं लो मिल्क सप्लाई के बारे में। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मॉमप्रेन्योर्स सर्कल का थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस टॉपिक के बारे में आप सब लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं लो मिल्क सप्लाई के बारे में। पहली चीज़ ये है कि ज़्यादातर मदर्स को ये कंप्लेन होती है या उनको ऐसा लगता है कि उनका लो मिल्क सप्लाई है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता करना चाहिए कि ये परसीव्ड इनसफिशिएंसी ऑफ मिल्क तो नहीं है। परसीव्ड इनसफिशिएंसी ऑफ मिल्क का मतलब ये होता है कि मदर को बार बार किसी भी कारणों से मदर को ऐसा लगे कि उनका मिल्क पूरा नहीं है। तो जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ये पता करने के लिए कि कहीं ये परसीव्ड इनसफिशिएंसी ऑफ मिल्क तो नहीं है, उसमें पहली चीज़ है पी काउंट। अगर आपका बेबी पूरे दिन में 6+ पी कर रहे हैं और साथ में 8 to 10 तक पी काउंट्स हैं तो आपको इतना टेंशन की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पी का कलर एकदम से चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पी का कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है या किसी भी तरीके का आपको मेजर चेंज नज़र आता है तो ये फिर आपको अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट या फिर अपने पीडियाट्रिशियन के साथ डिस्कस करना चाहिए। उसके बाद दूसरा जनरल कंडीशन क्या है बच्चे की, बच्चे के स्लीप पैटर्न क्या है, बेबी बहुत आराम से सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्राइंग और क्रैंकी बेबी तो नहीं है। तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई। उसके अलावा जब टाइम रहता है तो बेबी आराम से खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, बच्चे का लैच प्रॉपर है कि नहीं है, और साथ में आपको ब्रेस्ट फीडिंग में पेन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको बेबी का वेट मॉनिटर करना चाहिए। जब आप बच्चे का वेट मॉनिटर करते हैं तो अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, मैं 0 to 6 months की बात कर रही हूँ, तो फर्स्ट 3 months में अराउंड 28 to 32 grams पर डे वेट गेन होना चाहिए। अगर इतना वेट गेन होता है 3 months के बाद वेट गेन थोड़ा कम होता है, इट इज़ अराउंड 21 to 24-25 grams पर डे गेन रहता है। तो जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे वेट गेन कम होता जाता है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वेट गेन हो रहा है, बच्चा खेलता है और बच्चे की जनरल कंडीशन सही है, स्लीप पैटर्न सही है, तो फिर हमें इतना ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर इसमें से कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, जैसे कि पी काउंट्स पूरे नहीं हैं या फिर वेट गेन नहीं है और साथ में बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है बच्चा, तो अब हमें ये पता करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो वेट लिया जाए। आप अपने पीडियाट्रिशियन से या लैक्टेशन कंसल्टेंट से मिलें। और अगर अब वेट गेन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमें अपने मिल्क के सप्लाई को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मिल्क का सप्लाई किस तरीके से बढ़ाया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सिंगल एक स्ट्रैटेजी जो कि 100% मिल्क के सप्लाई को बढ़ाती है, दैट इज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। बहुत सिंपल है। जब भी कोई हमारे पास आते हैं और हमें बोलते हैं कि लो मिल्क सप्लाई है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अपने चेस्ट पे इस तरीके से बेबी को लेटाकर कोशिश करें कि मैक्सिमम बच्चे के साथ आपका स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो। बच्चे को यहाँ आगे से बिल्कुल अपनी स्किन से बच्चे के स्किन पे लगा के इस तरीके से हमें रखना है। जितना ज़्यादा मदर का बेबी के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा उतना ज़्यादा मिल्क आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। आपकी फीलिंग्स और साथ में आपके हॉर्मोन्स बहुत डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से आपका नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है। तो आप जितने ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे, तो पहला तो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो कि आपको बार बार करना चाहिए। जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार करना चाहिए। उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स होकर आप ब्रेस्ट फीड कराएं। अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप टेंशन में हैं, तो बट नेचुरल सी बात है, आपका जो मिल्क सप्लाई है वो यहाँ पे कम होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल रिलैक्स होके, आपको किसी भी तरीके का टेंशन ना हो ऐसी कंडीशन में। और अगर टेंशन है भी तो उसको छोड़ दीजिए, बिकॉज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे का नरिशमेंट। तो वो टेंशन फ्री होकर कोशिश करिए कि आप बच्चे को फीड कराएं। उसके बाद तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने बात करी कि आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि साथ में जब बच्चा लैच कर रहा है तो उनका लैच एकदम प्रॉपर हो। अगर आप जब लैच कराते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कि बेबी को आपने पहले कोशिश करें कि बेबी पूरा वाइड माउथ को ओपन करे।
वाइड माउथ को ओपन करें एंड मैक्सिमम पार्ट ऑफ एरियोला, अपर से आपका लोअर जो उसका उनका लिप है वो बाहर की तरफ फ्लैंज आउट हो, एरियोला का मैक्सिमम पार्ट अंदर हो एंड ऊपर से भी एरियोला का काफ़ी पार्ट उनके मुंह पे हो, मुंह के अंदर हो। तो ये एक प्रॉपर लैच है, पोजीशनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इसका एनालिसिस अगर आप चाहें तो एक लैक्टेशन कंसल्टेंट से ज़रूर कराएं, क्योंकि मिल्क ट्रांसफ़र यहाँ पे सही होना चाहिए। अगर मिल्क ट्रांसफ़र, लैचिंग सही है, मिल्क ट्रांसफ़र सही है तो बेबी का वेट गेन बहुत आसानी से होगा। मैं क्लिनिक में देखती हूँ कि ये बहुत एक यंग मदर्स के साथ जिनके बेबी बहुत छोटे हैं और इनिशियल 1 मंथ के अंदर हैं, तो उनके साथ ये इस तरीके का लैचिंग का इशू एंड पोजीशनिंग का इशू बहुत ज़्यादा आता है। तो आप कि जब लैच कराते हो बेबी को तो आपको किसी भी तरीके का पेन नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा मिथ होता है ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर कि हमें पेन होता है। जब हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि किसी भी तरीके का पेन नहीं होता, पेनलेस प्रोसीजर है ये। तो आपको प्रॉपर तरीके से बेबी को लैच कराना है एंड पोजीशनिंग पे ध्यान देना है। जिस भी पोजीशन के अंदर अलग अलग पोजीशन होती है, फुटबॉल होल्ड हो गया, क्रेडल होल्ड हो गया, क्रॉस क्रेडल हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि मदर एंड बेबी जिस पोजीशन में कंफर्टेबल हैं और आप अगर आराम से उनको फीड करा पा रहे हैं तो वो पोजीशन आप अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आती है तो आपको ज़रूर प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। प्रोफेशनल होते हैं आजकल, IBCLCs होते हैं जो कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग में, लैक्टेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चेंजेस से आपका पेन खत्म हो जाएगा और आप बहुत आराम से बच्चे को फीड करा पाएंगे। तो ये तो मेजर चीज़ें हो गई। उसके बाद रोल आता है डाइट का। देखिए, जब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की और डिलीवरी की तो हमारी बॉडी पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्ट्रेस होते हैं, मेजर चेंजेस होते हैं। तो डाइट सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, डाइट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी। आप जो वापस से जो अपने प्री प्रेगनेंसी आपकी बॉडी जिस तरीके से थी, जिस तरीके से न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट थी और जो वहाँ पे लॉस हुआ है उसको पूरा करने के लिए भी ज़रूरी है कि आपका डाइट एक कंप्लीट न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट हो। बच्चे के मिल्क में भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं, तो आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए आपके रिजुविनेशन के लिए, आपके न्यूट्रिएंट सपोर्ट के लिए और साथ में मिल्क प्रोडक्शन के लिए। कई बार कुछ मिथ होते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे तो बहुत ज़्यादा मिल्क आएगा, ऐसा नहीं होता। ऑप्टिमम वाटर का इंटेक आपको करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी या बिल्कुल कम पानी, यानी एक्सेसिव फ्लूइड भी कई बार आपके मिल्क प्रोडक्शन को हैम्पर करता है और बिल्कुल आप फ्लूइड का इंटेक ना करें, वो भी आपके मिल्क प्रोडक्शन को हैम्पर करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऑप्टिमम अमाउंट में फूड लिया जाए। जब आपको भूख लगती है तब आप खाना खाइए। एक 3 मेजर मील्स जो हैं वो आप रखिए और साथ में फ्लूइड का इंटेक भी ऑप्टिमम रखें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सपोज गैलेक्टोकॉक्स हैं, इन पे अभी बहुत सारी रिसर्च हो रही है, बट हमारे ट्रेडिशनली ये हमारी डाइट में होती हैं। तो कोशिश करें आप भी उन चीज़ों को अपनी डाइट में रख सकते हैं, जैसे शतावरी है, फ्लैक्स सीड्स हैं, ओट्स हैं, अलसी के बीज हैं और साथ में तिल है, मखाने हैं। तो ये इस तरीके के कुछ हमारे ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं जिनको डाइट में रखा जाता है। कई बार जीरा दिया जाता है, अजवाइन दी जाती है। तो देखिए, आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर रखें, इनके डबल फ़ायदे होते हैं। आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते हैं और साथ में कहीं ना कहीं मिल्क के बनने में भी ये हेल्प करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को भी आप अपनी डाइट में रख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ आयुर्वेदा के कॉम्पोजिशंस होते हैं, बट उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से या अपने आयुर्वेदाचार्य से बात करनी चाहिए। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे रिकमेंडेड होती हैं जो कि आपके मिल्क के सप्लाई को मिल्क के सप्लाई को बढ़ाती है। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि ज़्यादातर मदर्स आती हैं, बोलती है मेरा बच्चा, मैं मिल्क पिला रही हूँ, उसके बाद भी बेबी रोता रहता है। तो एक चीज़ को ध्यान रखिए कि सिर्फ रोना दूध कम पड़ने का साइन नहीं होता। रोने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बेबी अगर, जैसे कि बेबी की ग्रोथ होती है, जब बच्चों की ग्रोथ होती है, जब उनकी बोन्स की ग्रोथ हो रही है तो उनको पेन होता है। जब उनको पेन होता है तो मिल्क उनके लिए सोर्स ऑफ नरिशमेंट तो है ही है, साथ में मिल्क उनके लिए माँ की सिक्योरिटी भी है। तो बेबी मदर के पास जाके उस सिक्योरिटी को ढूंढता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है तब कई बार आप फील करेंगे कि बच्चा बहुत क्रैंकी और बार बार फीड मांग रहा है। ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं, 2 से 3 वीक
5 से 6 वीक, 3 मंथ, 6 मंथ्स पे ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं। जब ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं तो बेबी एकदम से उनका मिल्क का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो वो बार बार सक कर दें। तो इसमें आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ये 1-2 दिन के लिए रहता है, फिर ये निकल जाता है। अगर ऐसा है तो सबसे अच्छी चीज़ है, आप बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट दीजिए, अपने पास बेबी को रखिए और जितनी बार आप फीड करा सकते हैं उतनी बार आप फीड कराइए। तो 1-2 दिन का टाइम होता है और ये चीज़ वहीं पे आपका मिल्क उस हिसाब से, कभी भी मदर बच्चे के मिल्क को रेगुलेट नहीं करती, बेबी खुद अपने मिल्क को रेगुलेट करता है। उसके जिस तरीके से उनको अपनी ग्रोथ के लिए अपनी एज के हिसाब से जो न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट होता है, आपकी बॉडी आपके बेबी के हिसाब से वो न्यूट्रिएंट उसको देती है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि वेट गेन में एक इश्यू आता है जो कि मैं देखती हूँ कि मदर्स जब बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उन्होंने एक ब्रेस्ट से थोड़ी देर दूध पिलाया एंड देन फिर दूसरी ब्रेस्ट पे बच्चे को शिफ्ट कर दिया। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मिल्क एंड हाइंड मिल्क होता है। अगर हम 4 मिल्क की बात करते हैं तो 4 मिल्क के अंदर कार्ब्स का कंटेंट ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। अगर हम हाइंड मिल्क की बात करते हैं तो प्रोटीन एंड फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है। फैट का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से 4 मिल्क, यानी कि हमें बेबी को एक ब्रेस्ट से कंप्लीटली पहले ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, जिससे कि जो हमारा हाई फैट कंटेंट का मिल्क है वो बच्चे को मिले, जिससे कि वेट गेन बहुत फटाफट होता है। तो ये कुछ चीज़ें जिसका हमें ध्यान रख सकते हैं। कई केसेस में अगर मिल्क का सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है तो फिर हम कुछ केसेस में अगर रिक्वायरमेंट होता है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, पीडियाट्रिशियन से बात करें या लैक्टेशन कंसल्टेंट से बात करें। तो पंप्स जो आते हैं मार्केट में उसका भी यूज़ आता है। तो सब पर ये चीज़ आपको हमेशा अपने प्रोफेशनल से बात करके लेनी चाहिए, क्योंकि कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग एट ब्रेस्ट होना चाहिए। मैं आजकल देखती हूँ कि इंटरनेट देख के और इधर उधर से देख के अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। ब्रेस्ट शील्ड का इस्तेमाल हो जाता है, पंप का इस्तेमाल हो जाता है और साथ में दूसरे इंटरवेंशंस बीच में आ जाते हैं। आप अगर कोई भी इंटरवेंशन को यूज़ करते हो, आप चाहे पंप का इस्तेमाल करें, ब्रेस्ट शील्ड का इस्तेमाल करें, सबसे पहले तो उसका रिक्वायरमेंट होना चाहिए। जब आप इस्तेमाल करते हैं तो हमने उसका रिक्वायरमेंट है तो हमने इस्तेमाल किया, बिना मतलब कि किसी भी ब्रेस्ट और बेबी के बीच में किसी भी चीज़ को हमें एक्स्ट्रा चीज़ को नहीं लेके आना है। उसका रिक्वायरमेंट होना चाहिए। जब आप इंट्रोड्यूस करते हो बहुत आसान होता है, बट उसको वापस से विड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल तभी करिए जब इसका रिक्वायरमेंट है और ये सच में फ़ायदेमंद है। नहीं तो ब्रेस्ट और बेबी के बीच में ब्रेस्ट फीडिंग एट ब्रेस्ट बेस्ट होता है। कोशिश वही करनी चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग एट ब्रेस्ट हो। तो पंप बहुत यूज़फुल रहते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अलग अलग तरीके के पंप्स मार्केट में अवेलेबल है। ब्रेस्ट पंप आपको ज़रूरत है कि नहीं है और आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको कौन से पंप का रिक्वायरमेंट है, ये हमेशा किसी लैक्टेशन कंसल्टेंट से बात करके आप इन चीज़ों का रिक्वायरमेंट, आप इन चीज़ों को यूज़ करें। उसके बाद कई बार क्या होता है, ये तो हमने बोला कि हमें ये खाना चाहिए, बट कई बार क्या होता है कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता और वो चीज़ें हमारे मिल्क के सप्लाई को कम करती हैं। तो उसके अंदर है सबसे पहले तो हर्बल टीज़। उस पहला नंबर आता है हर्बल टीज़ का, क्योंकि हम सारी मदर्स बेबी होने के कुछ टाइम के बाद अपने वेट को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट ऐसे बोलते हैं कि आप ये हर्बल टी पिएंगे तो आपका वेट सही हो जाएगा, या ये हर्बल टी पिएंगे तो आपका मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, ये जो हर्बल टीज़ हैं या इस तरीके के डिकॉक्शंस हैं वो आप तभी लीजिए जब आपको कोई एक्सपर्ट यहाँ पे रिकमेंड करे। एक्सेसिव टी एंड कॉफ़ी, कई बार आप रात में जग रहे हैं तो वो मदर जब इन सब चीज़ों से बाहर आती हैं, यंग बेबी होता है तो एक्सेसिव कॉफ़ी एंड टी का इंटेक करने लग जाते हैं। तो अगेन दैट इज़ वन थिंग जो कि आपके मिल्क की प्रोडक्शन को यहाँ पे कम करता है। उसके बाद अगर आपको कभी लगता है कि फॉर अ ट्रांजिएंट पीरियड अगर आपको ऐसा लगता है कि मिल्क बच्चा थोड़ा क्रैंकी हो रहा है या मिल्क थोड़ा कम है, तो हम यहाँ पे ब्रेस्ट मसाजेस और साथ में थोड़ा सा हीट एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के ब्रेस्ट मसाजेस हैं, उसके अलग अलग स्टेप्स हैं। अगर आप यहाँ पे किसी को अलग स्टेप्स देखने तो आप बताइएगा, हमारा एक वीडियो का लिंक है वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी। तो ब्रेस्ट मसाज करके थोड़ा सा हीट एप्लीकेशन करने से लेट डाउन थोड़ा फटाफट होता है। तो लेट डाउन फटाफट होता है तो मिल्क का जो क्वांटिटी है वो भी यहाँ पे बढ़ती है। तो वो एक चीज़ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। कोशिश करें कि बिना डॉक्टर से पूछे किसी भी तरीके का सप्लीमेंट ना लें। कई बार कोई मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट
कॉमन कोल्ड की जो दवाइयाँ होती हैं वो सारी चीज़ें ज़रूरी है तो आपको लेना ही पड़ेगा, बट आपके डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, क्योंकि हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होती हैं, दूसरी मेडिसिन होती हैं तो वो प्रिस्क्राइब करी जा सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर से पूछे बिना आप बिल्कुल भी मत लीजिए। आजकल लेटेस्ट रिसर्च में पता चला है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स अगर एक्सरसाइज करती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो एक तो आपको रिलैक्सेशन होता है एंड रिलैक्सेशन के साथ साथ मिल्क का जो सप्लाई है वो भी बढ़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि सिंपल मेडिटेशन की जो एक्सरसाइजेस है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो आप करिए। दिन में 3 बार करी जा सकती है। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं सजेस्ट करती हूँ वो ये है कि आप एक किसी जगह पे बैठ गए, 5 से 10 मिनट बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिए, ब्रीद इन करिए। जब आप ब्रीद इन करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के ब्रीद इन करिए। पूरी आपको जब आप सांस अंदर लेते हो तो कोशिश करो कि जितनी मैक्सिमम पॉसिबल आप इंस्पिरेशन कर सकते हो, मैक्सिमम आप एयर को ब्रीद इन कर सकते हैं उतना करिए। 10 तक गिनिए, फिर उसके बाद 10 तक गिनने के बाद रोक के रखिए अपनी ब्रीदिंग को एंड देन फिर वापस से आप एक्सपीरेशन करिए, सांस को बाहर निकालिए। जितना मैक्सिमम आप एक्सेल कर सकते हो उतना मैक्सिमम एक्सेल करिए। इससे क्या होता है, इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का संचार होता है, हर सेल को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये आपको एक थोड़ा स्ट्रेस के हार्मोन्स को कम करता है। स्ट्रेस के हार्मोन जैसे ही कम होंगे वैसे ही मिल्क के जो सप्लाई है, मिल्क के प्रोडक्शन पे यहाँ पे फर्क पड़ता है। तो ये भी एक एक्सरसाइज है जो जनरली हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को बताते हैं। उसके साथ बहुत हेल्दी खाइए, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। फर्स्ट टाइम मदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में होती है। देखिए जनरली बताने के लिए मैं ये इस तरीके का प्रॉप रखती हूँ हमारी क्लिनिक में। जब बेबी होते हैं तो देखिए उनके स्टमक का साइज इतना सा है, 2 से 7 ml भी मिल्क काफ़ी है। बेबी जब 3 डेज के हैं तो उनके स्टमक का साइज ये है। बेबी जब 7 डेज के हैं, 1 वीक के हैं, तो उनके स्टमक का साइज ये है। तो देखिए उनका मिल्क रिक्वायरमेंट कई बार इतना कम होता है। अगर आपका बेबी 6 टाइम्स से ज़्यादा 8 to 10 टाइम्स नॉर्मली पी कर रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जनरल कंडीशंस में कोई भी चेंज फील करते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलिए। कोई भी इंटरवेंशन बिना किसी प्रोफेशनल की हेल्प के आपको नहीं करना है। तो आज हमारे सेशन में इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पे अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।